नमस्कार दोस्तों, सीकर क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि हम पीछे की क्लासों में रिसर्च के बारे में पढ़ रहे थे। रिसर्च जो है आपके कॉलेज लाइब्रेरियन के पेपर फर्स्ट के यूनिट 5 में दिया हुआ है, जिसमें हमने टाइप ऑफ रिसर्च को अच्छे से पढ़ लिया है। रिसर्च क्या होता है, रिसर्च क्यों आवश्यक है, आदि बातों को हम जान चुके हैं। रिसर्च समाज में एक नए ज्ञान को प्रोवाइड करता है और जो जितने भी नए ज्ञान का संग्रह होता है या नए आविष्कार होते हैं, नई-नई जानकारियाँ होती हैं, ये सभी जो है रिसर्च के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। इसी क्रम में चलते हुए आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक है रिसर्च डिज़ाइन, जिसको आज हम लेके आए हैं आपके सामने। तो आज जो रिसर्च डिज़ाइन या रिसर्च अभिकल्प या प्रारूप के बारे में हम जो है आज की क्लास में चर्चा करेंगे। रिसर्च हमेशा क्या होता है कि जब भी किसी नए ज्ञान की प्राप्ति करनी होती है, नई जानकारी हमें लेनी होती है, तो हम रिसर्च का जो है अध्ययन करते हैं या रिसर्च करते हैं। शोध कार्य में जो शोधार्थी होता है, वो विभिन्न प्रकार के जो डाटाओं का संग्रह करके और जो है शोध कार्य को प्राप्त करता है और कई चरणों से उसे गुजरना होता है। जैसे हाइपोथेसिस के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा कि हाइपोथेसिस क्या होती है। तो वैसे ही आपका जो है ये रिसर्च डिज़ाइन है। रिसर्च डिज़ाइन में आप एक बात को ध्यान में रखिएगा कि कोई भी शोधार्थी जब शोध कार्य करता है तो 3 बातें महत्वपूर्ण प्रभावित उसे करती हैं। एक बात करती है उसे समय की, एक बात करती है श्रम की और एक करती है धन की। अर्थात शोधकर्ता जब अपने शोध कार्य को करे तो इस बात का ध्यान रखे कि कम से कम श्रम लगे, कम से कम जो है धन लगे और कम से कम है वो समय लगे और जो परिणाम है, रिजल्ट है वो शानदार प्राप्त हो। इसी उद्देश्य को ध्यान में रख के जो है शोध कार्य में रिसर्च डिज़ाइन का प्रयोग किया जाता है। रिसर्च डिज़ाइन क्या है, जो शोधार्थी द्वारा शोध कार्य पूर्ण कर लिया जाता है या शोधार्थी द्वारा शोध कार्य शुरू किया जाता है, तो उससे पहले शोधार्थी को कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। जो रिसर्च ऑफ डिज़ाइन है, उसका जैसा कि बताया आपको कि रिसर्च डिज़ाइन में 3 जो फैक्टर हैं वो महत्वपूर्ण काम करते हैं और उन 3 फैक्टर में जो सबसे पहला फैक्टर है वह है समय का। क्योंकि आपको पता है समय चलमान है, समय गतिशील है और अगर कोई शोध कार्य करता है, समय निकल जाने के बाद जो है वो अपने परिणामों को प्राप्त करता है, तो वो शोध कार्य उतना जो है सफल नहीं हो सकता जितना कि वो होना चाहिए। इसलिए समय फैक्टर को ध्यान रखा जाता है। दूसरा होता है धन। धन को भी विशेष रूप से ध्यान में रखा जाता है कि भई धन जो है वो कम से कम लगे, यानी कम खर्च हो। मितव्ययता की पालना की जाए, कम खर्च हो धन, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। कम से कम धन का जो है खर्च उसमें हो। और तीसरी बात होती है श्रम। श्रम से तात्पर्य होता है लेबर या मजदूरी से, कि भाई उसमें लेबर है या श्रम है या मजदूरी है वो कम से कम लगनी चाहिए, मेहनत कम से कम होनी चाहिए और परिणाम है वो शानदार प्राप्त होने चाहिए, तभी जो है शोध कार्य है वो सफल हो सकेगा। और इन तीनों को ध्यान में रखते हुए हम जो है रिसर्च डिज़ाइन या जो है अभिकल्प की जो है डिमांड करते हैं, क्योंकि जो रिसर्च डिज़ाइन होता है वो चिंतन का तर्कयुक्त रास्ता होता है। कहने का मतलब है शोधार्थी अपने शोध कार्य में विभिन्न जो है प्रकारों से चिंतन करता है और चिंतन का जो तर्कयुक्त जो रास्ता जो निकालता है वो आपका शोध अभिकल्पन या डिजाइन निकालता है। शोध अभिकल्पन या डिजाइन के द्वारा निकालता है। तो जो रिसर्च डिजाइन है वो चिंतन का तर्कयुक्त रास्ता है। रिसर्च डिजाइन है वो विशेषज्ञों का या विशेषज्ञ का प्रतिपादन करता है, अर्थात नए विशेषज्ञों को जो है जन्म देता है। समाधान हेतु, किसी समस्या के समाधान हेतु या कारण, किसी समस्या के समाधान हेतु
या कारण जो है इसका प्रयोग किया जाता है, अर्थात रिसर्च डिजाइन का प्रयोग किया जाता है किसी समस्या के कारणों को जानने के लिए। इसके अलावा यथार्थता, देखिए घटनाएं यथार्थ भी हो सकती हैं और जो है काल्पनिक भी हो सकती है, तो यथार्थता की जो पहचान करनी है शोध में, तो वो रिसर्च के माध्यम से ही कर सकते हैं। रिसर्च के जो चरण हैं उनमें एक चरण ऐसा भी आता है जब शोधार्थी क्या करता है, अपने रिसर्च का विश्लेषण करता है, एनालिसिस करता है। तो एनालाइज में भी रिसर्च डिजाइन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा तथ्यों से जो है संबंध बनाने में भी जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है रिसर्च डिजाइन का। कई बार क्या होता है, हमें शोध में आलोचनात्मक जो है अन्वेषण या परीक्षण करना होता है, तो आलोचनात्मक अवलोकन में भी जो है रिसर्च डिजाइन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और शोधार्थी अपना शोध कार्य ईमानदारी से करे, इसके लिए भी जो है रिसर्च डिजाइन की आवश्यकता होती है। रिसर्च डिजाइन जो है इन तत्वों को ध्यान में रखकर, समय, श्रम और लेबर को ध्यान में रखकर जो है किया जाता है। इसलिए सामाजिक अनुसंधान है वो हमेशा 3 बातों पर निर्भर होता है, समय, धन और श्रम। समाज परिवर्तनशील है, इसलिए सामाजिक अनुसंधान को यथासंभव जितना जल्दी कम समय में पूर्ण किया जा सके तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। और उसमें लागत भी कम हो और उसकी प्राप्ति है वो उच्च कोटि की होनी चाहिए, ये इस बात को जो है ध्यान में रखना चाहिए। इसे अभिकल्प, प्रारूप या डिजाइन के नाम से भी जाना जाता है। इसे ही अभिकल्प भी कहा जाता है, इसे ही प्रारूप भी कहा जाता है और इसे ही डिजाइन भी कहा जाता है। इसे ही डिजाइन भी कहा जाता है। अभिकल्प, प्रारूप या डिजाइन इसी के ही जो है नाम है, ठीक है ना। तो ये जैसा कि आप समझे कि ये क्या काम आता है, कि ये समय, धन और श्रम को बचाने के काम में आता है, किसमें, शोध में। क्योंकि जैसा आप जानते हो कि शोध कार्य है वो योजनाबद्ध तरीके से जो है प्रदान किया जाता है, उसके एक निश्चित चरण होते हैं, निश्चित योजनाएं होती है, ठीक है ना। तो जो सामाजिक जो अनुसंधान है वो 3 बातों से संबंधित होता है। सामाजिक अनुसंधान 3 बातों से संबंधित होता है, समय, धन और श्रम। जैसा कि अभी मैंने बताया समाज परिवर्तनशील है, इसलिए सामाजिक अनुसंधान को यथासंभव जितना जल्दी कम समय में पूर्ण कर लिया जाएगा, अध्ययन का निष्कर्ष उतने से अधिक सम्मत या सापेक्ष और उपयोगी रहेगा। शोधकर्ता का ये कर्तव्य है कि वह कम धन, कम समय और कम श्रम लगाए और उच्च कोटि की जो सरल, प्रामाणिक और विश्वसनीय निष्कर्ष प्रदान करे। इसके लिए अनुसार रचना, अभिकल्प, प्रारूप या डिजाइन के निर्माण में उपरोक्त तीनों बातों को ध्यान में रखा जाता है। तीनों बातें, समय, श्रम और धन। एक अच्छे अनुसंधान के लिए आवश्यक है कि शोध कार्य पूर्ण करने से पहले जो है पूर्व निधान डाटाओं का कर लिया जाए। शोध एक जटिल प्रक्रिया के साथ साथ एक महत्वपूर्ण योजना भी है और शोध प्रारूप शोधकर्ता को योजनाबद्ध रूप प्रदान करता है, अर्थात शोध प्रारूप शोध कार्य को एक निश्चित दिशा प्रदान करता है। बोले तो भाई दिशा प्रदान करने के काम आती है आपकी रिसर्च डिजाइन, जिसे शोधकर्ता इधर उधर नहीं भटकता है और वो जो उसका शोध है उसका केंद्रीकृत हो जाता है, उसके शोध का केंद्रीकृत हो जाता है और वो अपने विषय के आसपास ही रहता है, ठीक है ना। और इस प्रारूप में हमेशा शोध की समस्या, प्रकृति और उद्देश्य परिकल्पनाओं के रूप में तैयार किए जाते हैं। तो ये इसमें एक जो है महत्वपूर्ण बात है जिसको आप ध्यान रखेंगे कि भाई जो शोध है वो एक निश्चित दिशा में प्रदान होना चाहिए। शोध अभिकल्पना के जो प्रारूप होते हैं उनको आप देखिएगा कि जो शोध अभिकल्पना के जो प्रारूप है, रिसर्च डिजाइन के जो प्रारूप हैं, वो पहला है शोध की समस्या। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है आपकी शोध की समस्या, यानी शोध अभिकल्पना का जो पहला बिंदु है वो है शोध की समस्या, ठीक है। जब भी कोई शोधार्थी शोध कार्य करता है तो उसके कोई न कोई निश्चित उद्देश्य जरूर होते हैं,
अनुसंधानकर्ता का चाहे विषय सामाजिक हो, चाहे अनुसंधानकर्ता का विषय वैज्ञानिक हो, या अनुसंधानकर्ता का जो विषय है वो मनोवैज्ञानिक हो, कहीं न कहीं उसके जो है शोध कार्य करते समय उसके सामने इस बात का विशेष रहता है कि योजनाबद्ध रूप से वो कार्य करता है, ठीक है? और इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु योजनाबद्ध रूप से शोध कार्य वो प्रारंभ कर सकता है और शोध प्रारूप ऐसा हो जो धन व समय की बचत करे, धन और समय की बचत करे। क्योंकि जब उसको शोध समस्या का निर्धारण ही नहीं होगा तो वो जो है अपने शोध को कभी भी आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। तो अर्थात उसको ये देखना होता है कि समस्या क्या है, समस्या क्या है, उसको लेकर उसे क्या करना पड़ेगा, रिसर्च की डिजाइन को बनाना पड़ेगा। अर्थात समस्या क्या है, मतलब शोध प्रारूप शोध कार्य को योजनाबद्ध रूप प्रदान करता है। अर्थात शोध प्रारूप शोध कार्य को एक निश्चित दिशा प्रदान करता है जिसमें शोधकर्ता इधर-उधर भटकने से बचता है और शोध प्रारूप में शोधकर्ता को एक निश्चित दिशा ही नहीं मिलती बल्कि इसमें शोध अध्ययन भी केंद्रीकृत हो जाता है। शोध प्रारूप हमेशा शोध की समस्या, प्रकृति, उद्देश्य एवं परिकल्पनाओं पर निर्भर होता है, ठीक है? फिर आती है शोध की समस्या की समस्या क्या है, उसको पहले ही हम क्या करते हैं, उसको डिजाइन कर लेते हैं, उसका एक प्रारूप बना लेते हैं कि समस्या क्या है। तो सबसे पहले शोध की समस्या देखी जाती है, फिर शोध की प्रकृति, प्रकृति पर बहुत कुछ निर्भर होता है। हमें ये देखा जाता है कि जो शोध है उसकी प्रकृति या उसका विषय क्या है, उसको ध्यान में रखकर रिसर्च डिजाइन तैयार की जाती है। शोध के उद्देश्य, शोध के कोई न कोई उद्देश्य जरूर होते हैं, बिना उद्देश्य के कभी शोध कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। शोध जो कार्य किया ही जाता है किन्हीं न किन्हीं ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य को लेकर ही शोध कार्य किया जाता है। और फिर आती है शोध परिकल्पना, रिसर्च हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस शोध कार्य जो है शोधकर्ता शोध कार्य करने से पहले जो है कुछ परिकल्पनाओं का निर्माण करता है, कम से कम 4-5 परिकल्पनाओं का, इसे ही शोध परिकल्पना कहा जाता है। और इसको मैंने बताया था आपको कि ये अंधेरे के अंदर जो है अंधेरे में चलने वाले व्यक्ति के लिए राह में प्रकाश स्तंभ का कार्य करता है आपका रिसर्च डिजाइन, ठीक है? तो इस प्रकार जो आगे बढ़ते हैं तो यदि हम शोध प्रारूप या रिसर्च डिजाइन को देखें तो शोध समस्या, शोध की प्रकृति, शोध के उद्देश्य और शोध की परिकल्पनाओं को ध्यान में रखकर जो है शोध कार्य को आगे बढ़ाया जाता है। इसकी जो महत्वपूर्ण एक परिभाषा दी गई है, जो परिभाषा दी गई है आरएल एकाप के अनुसार, निर्णय लागू होने की स्थिति उत्पन्न होने से पुण्य, यानी निर्णय लागू होने की स्थिति से पूर्व, निर्णय लागू होने की स्थिति से पहले निर्णय लागू होने की स्थिति से पहले निर्णय नियम बनाना, निर्णय नियम बनाना, नियम बनाना बनाना शोध डिजाइन या प्रारूप है, प्रारूप। निर्णय लागू होने की स्थिति से पहले ही निर्णय या नियम बनाना ही जो क्या है शोध प्रारूप है। और ये परिभाषा जो दी है वो आरएल एकाप के द्वारा दी गई है, आरएल एकाप, आरएल एकाप के द्वारा ये परिभाषा दी गई है कि भाई रिसर्च डिजाइन क्या है कि निर्णय लागू होने की स्थिति से पहले ही निर्णय के लिए नियम बनाना है और शोध डिजाइन है। दूसरा, शोध विकल्प ये बताता है कि शोध के किस किस चरण में क्या क्या और कैसे कैसे किया गया है, ठीक है? तो शोध प्रारूप एक तार्किक एवं क्रमबद्धित योजना है। आपका जो शोध प्रारूप है वो एक तार्किक और क्रमबद्ध परियोजना होती है। ये आपकी एक
तार्किक व क्रमबद्ध परियोजना है। क्रमबद्ध परियोजना क्या है? तार्किक और क्रमबद्ध परियोजना है आपकी रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन आपकी तार्किक व क्रमबद्ध परियोजना होती है। ये बाधा का निवारण करती है। ये आपकी जो राह में बाधा आती है, ये बाधाओं का निवारण करने वाली होती है। बाधाओं का निवारण करती है। बाधाओं का निवारण करती है आपकी शोध परिकल्पना। ठीक है। इसके अलावा जो शोध परिकल्पना होती है, उससे क्या होता है कि अधिकतम उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। अधिकतम उद्देश्यों की प्राप्ति से की जा सकती है। उद्देश्यों की प्राप्ति इससे की जा सकती है। अधिकतम उद्देश्यों की प्राप्ति से की जा सकती है। इसके अलावा जो रिसर्च डिजाइन है, उसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि ये अनुसंधान की समस्या पर आधारित होती है। भाई, ये अनुसंधान की समस्या पर आधारित होती है। अनुसंधान की समस्या पर आधारित होती है। अगर आपसे पूछ ले कि रिसर्च डिजाइन क्या है, तो एक लाइन में याद रखिएगा कि निर्णय लागू होने की स्थिति से पहले जो नियम लागू बना लिए जाते हैं, वही आपके क्या है? वही रिसर्च डिजाइन है। ठीक है ना? वही आपकी क्या है? वही रिसर्च डिजाइन है। शोध प्रारूप की विशेषता। जो शोध प्रारूप है, उसकी निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं। ठीक है। तो शोध प्रारूप है वो शोध की रूपरेखा बनाने के काम में आता है कि भाई हमें शोध किस तरह करना है, उसकी रूपरेखा बनाने के लिए ये कार्य करता है। ठीक है ना? शोध की रूपरेखा बनाने के लिए शोध जो है कार्य करता है। दिशाबोध शोध करता है, उसको जो रिसर्च डिजाइन है वो समय समय पर सुव्यवस्थित दिशा का बोध करवाती है। ये बताती है कि आपको किस दिशा में चलना है, और ये एक प्रकार से पथ प्रदर्शक का कार्य करती है। यानी जैसे आगे रास्ता दिखाने वाला नहीं होता, तो ये रास्ता दिखाने का कार्य करती है, दिशा बोध ये करवाती है। दूसरी, घटनाओं को सरलीकरण रूप में प्रस्तुत करती है। आपकी रिसर्च डिजाइन है वो घटनाओं को सरलीकरण रूप में प्रस्तुत करती है। नियंत्रण की जहां तक बात की जाए, तो अनुसंधान पर रचना, प्रक्रिया व परिस्थितियों का नियंत्रण होता है। अनुसंधान पर रचना, प्रक्रिया व परिस्थितियों का नियंत्रण होता है। शोध को सरल बनाती है। यदि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है और उसको राह दिखाने वाला व्यक्ति कोई नहीं है, उसे यही पता नहीं है कि जिस शहर में उसे जाना है उसका रास्ता किधर है, तो वो आदमी राह भटक जाएगा। लेकिन यदि जो है उसे कोई पथ प्रदर्शक हो, कोई राह दिखाने वाला हो, तो वो आसानी से उस स्थान पर पहुंच जाता है। यही काम आपकी रिसर्च डिजाइन करती है। रिसर्च डिजाइन क्या होती है कि एक पथ प्रदर्शक का कार्य करती है, राह दिखाने का कार्य करती है, क्योंकि जो नियम लागू होने से पहले ही जो है नियमावली बना ली इसकी जाती है। ये कम खर्चीली है, क्योंकि आसानी से व्यक्ति विचारों से ही इसका मिश्रण होता है, इसलिए ये कम खर्चीली है। ठीक है। और ये शोधार्थी के बाधा का निवारण करती है रिसर्च डिजाइन। ठीक है। अधिकतम उद्देश्यों की पूर्ति करती है। ज्यादा से ज्यादा उद्देश्य, देखिए उद्देश्य ज्यादा कैसे कि ज्यादा से ज्यादा उद्देश्य ये पूरा करती है, और वो भी किस में? कम खर्च में और कम श्रम में। कम खर्च, कम श्रम और कम समय।
समय में ये जो है पूरा करती है उद्देश्य को। और हमेशा जो रिसर्च डिजाइन बनाई जाती है वो अनुसंधान की समस्याओं पर आधारित होती है, ठीक है ना? और ये निष्कर्ष निकालने में सहायक होती है क्योंकि इसके द्वारा एनालिसिस वगैरह किया जा सकता है, इसलिए ये निष्कर्ष निकालने में भी सहायक होती है आपकी रिसर्च डिजाइन। सब्जेक्ट मैटर ऑफ रिसर्च डिजाइन यानी शोध प्रारूप की जो विषय वस्तु होगी वो क्या होगी, रिसर्च डिजाइन की जो विषय वस्तु होगी वो क्या होगी, ये देखिएगा, ठीक है ना? तो सबसे पहले होता है शोध का शीर्षक। भाई जब भी कोई शोधार्थी शोध कार्य करता है तो वह अपने शोध कार्य में को उसका कोई ना कोई शीर्षक आवश्यक होता है। बिना शीर्षक के कभी भी शोध कार्य नहीं किया जाता और उस शीर्षक की सीमाओं का भी निर्धारण किया जाता है कि कितने क्षेत्र तक, कितने स्पेस तक वो फैला हुआ होगा, ठीक है ना? तो शोध प्रारूप की जो विषय वस्तु होती है वो सबसे पहले होती है उसका शीर्षक, ठीक है ना? शोध का शीर्षक। तो शोध विषय का शीर्षक दिया हुआ रहना चाहिए जिससे ये ज्ञात हो सके कि शोध अध्ययन का क्षेत्र व सीमाएं क्या होगी। ये इससे पता चलता है किसके द्वारा, शोध के शीर्षक से। फिर आते हैं स्रोत, शोध के स्रोत। तो शोध के स्रोत होते हैं, साहित्य होता है शोध का स्रोत, साहित्य होता है, सरकारी एवं अर्ध सरकारी कार्यालय होते हैं, उसके अलावा ग्रंथ होते हैं, समाचार पत्र होते हैं, पुस्तकें होती हैं, पत्र पत्रिकाएं होती हैं, पुस्तकालय होते हैं, व्यक्ति होते हैं, शब्दकोश होते हैं और सांख्यिकी सामग्री होते हैं, ठीक है ना? तो पहली बात थी कि शोध का शीर्षक दिया होना चाहिए और स्रोत, स्रोत में साहित्य, सरकारी व अर्ध सरकारी कार्यालय, ग्रंथ, समाचार पत्र, पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकालय, व्यक्ति, शब्दकोश व सांख्यिकी सामग्री होनी चाहिए। फिर आता है शोध अध्ययन की प्रकृति। तो जो शोध अध्ययन है उसकी प्रकृति है, ठीक है ना, वो हमेशा उसके उद्देश्यों पर निर्भर निर्भर करती है, ठीक है? कैसे कि भाई जो शोध है उसका ये देखा जाता है कि आपका शोध है किस टाइप का। आपका शोध वर्णनात्मक है, आपका शोध अन्वेषणात्मक है, आपका शोध है वो ऐतिहासिक है, या आपका जो शोध है वो वैज्ञानिक है। इस बात का भी जो है निरीक्षण करता है। कई बार शोध है वो निदानात्मक और परीक्षणात्मक भी होता है। तो ठीक है, तो शोध की जो प्रकृति है उसका निर्धारण यहाँ किया जाता है कि शोध वर्णनात्मक है या शोध अन्वेषणात्मक है या शोध निदानात्मक है या शोध परीक्षणात्मक है। इसका निर्धारण भी जो है किया जाता है जिससे उसके अध्ययन की प्रकृति का पता चलता है। शोध विषय वस्तु का परिचय, ठीक है ना? तो कोई भी शोध करता है उसे जो है जो रिसर्च डिजाइन है वो शोध विषय की जो है संक्षिप्त जो है परिचय उसको करवाती है, संक्षिप्त परिचय उसको करवाती है। बोले तो हम उसे संक्षिप्त पृष्ठभूमि उसको जो है बताती है या उल्लेख करती है। इससे ये ज्ञात होता है कि उक्त विषय में शोधकर्ता को कितनी रुचि है और शोधकर्ता कितनी रुचि से कार्य कर सकता है, क्योंकि विषय वस्तु की जो प्रकृति है वो शोधार्थी के अनुकूल होगी तो वो उसमें अधिक रुचि लेगा। नेक्स्ट है शोध अध्ययन के उद्देश्य। तो जैसा कि मैंने बताया था कि शोध अध्ययन का उद्देश्य है वो शोध की प्रकृति पर ही निर्भर होता है। ये देखा जाता है कि शोध की प्रकृति कैसी है, उसी के अनुसार उसके उद्देश्यों का निर्माण किया जाता है। फिर आता है अवधारणा, ठीक है? तो इसके अंदर उन सभी अवधारणाओं का उल्लेख किया जाता है जो शोध के उद्देश्यों में शामिल होती है या शोध का आधार होता है, ठीक है ना? इसमें उन सभी धारणाओं या सिद्धांतों या नियमों का उल्लेख किया हुआ होता है जिसके आधार पर शोध कार्य संपादित किया जाता है। तो ये शोध प्रारूप की विषय वस्तु है, शोध का शीर्षक, शोध के स्रोत, शोध के अध्ययन की प्रकृति, शोध विषय वस्तु का परिचय, शोध अध्ययन के उद्देश्य और अवधारणाएं। ये है आपके शोध प्रारूप की विषय वस्तु। इसके अलावा परिकल्पनाओं की रचना, हाइपोथेसिस का जो निर्माण है वो भी इसी के अंतर्गत आता है, परिकल्पना या हाइपोथेसिस का निर्माण। तो परिकल्पना या हाइपोथेसिस का निर्माण कम से कम 4 या 5 परिकल्पनाओं की रचना की जानी चाहिए जिससे निष्कर्षों की पृष्ठभूमि तैयार की जा सके। फिर आता है तथ्य सामग्री के चयन का आधार। कहते हैं कि जब रिसर्च डिजाइन बनाया जाता है या शोध कार्य किया जाता है तो डाटाओं का निर्धारण या सूचनाओं का निर्धारण पहले ही कर लेना
चाहिए, उनका चयन पहले हो जाना चाहिए। यदि उनको चयन पहले हो जाता है तो शोध समस्या में जो है काफ़ी हद तक दूर की जा सकती है। ठीक है ना? तो तथ्य सामग्री का चयन है वो पहले ही कर लेना चाहिए, डाटाओं का चयन है वो पहले ही कर लेना चाहिए। फिर आता है विश्लेषण प्रविधियों का उल्लेख। विश्लेषण प्रविधि जैसे सारकरण है, ठीक है ना? वर्गीकरण है या विश्लेषीकरण है आदि का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। निर्वाचन विधि। निर्वाचन विधि से तात्पर्य है कि जो सामग्री का संकलन किया जाता है, डाटाओं का जो संकलन किया जाता है, उसके लिए निश्चित पद्धतियों का उल्लेख किया जाना चाहिए। और एक है संदर्भ सूची। संदर्भ सूची को कहते हैं रेफरेंस लिस्ट, ठीक है ना, या बिब्लियोग्राफी लिस्ट। तो जो भी शोध कार्य किया जाता है उसकी संदर्भ सूची का उल्लेख आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए, ताकि जो शोध है वो अधिक से अधिक जो है सत्यता की ओर बढ़ सके। इस बात को आपको जो है ध्यान रखना है कि शोध कार्य है वो सत्यता की ओर बढ़ सके। एक अच्छे शोध प्रारूप की दिशा निर्देश क्या हो सकते हैं उसको हम देखते हैं कि वे एक अच्छे शोध के दिशा निर्देश क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहली बात है, एक अच्छे शोध प्रारूप या एक अच्छे रिसर्च डिजाइन की पहली विशेषता है कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलापन होना चाहिए। लचीलापन या फ्लेक्सिबिलिटी की ये है कि हमने रिसर्च डिजाइन को तैयार तो कर लिया है, लेकिन उसमें यदि हम कोई बदलाव चाह रहे हैं तो वो आसानी से बदलाव किया जा सके, ऐसी रिसर्च डिजाइन होनी चाहिए, अर्थात उसमें लचीलापन होना चाहिए। इसके अलावा जो रिसर्च डिजाइन बनाई जाती है वो कभी भी मिथ्या नहीं होनी चाहिए, सत्यता की ओर होनी चाहिए, अर्थात वो है सत्य होनी चाहिए। सतर्कता। सतर्कता जो है शोधार्थी है जब भी रिसर्च डिजाइन को बनाता है तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखे कि वो कहीं ऐसी जो है रिसर्च डिजाइन ना बना दे जो विषय के अनुकूल ही ना हो, क्योंकि ये बनाई इसलिए जाती है कि समय, श्रम और जो है धन की बचत हो सके, तो उनको हम ध्यान रखते हुए सतर्कता से करेंगे। यदि हमने ऐसी रिसर्च डिजाइन को बना लिया जो हमारे लिए अनुपयोगी है तो हमें वो पुनः बनानी पड़ेगी और उसमें समय, श्रम और धन दोबारा खर्च होगा। इसके अलावा एक है विश्वसनीयता। जो आपने रिसर्च डिजाइन बनाई है उसमें विश्वसनीयता होनी चाहिए, उसमें सत्यता का पुट होना चाहिए, ऐसा ना हो कि मात्र वो काल्पनिक ही बन जाए। फिर परिकल्पना, कम से कम 4 या 5 कम से कम 4 या 5 परिकल्पना या हाइपोथेसिस का निर्माण होना भी ज़रूरी है, उसके बाद में ही जो है रिसर्च डिजाइन को बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा जो है पुस्तकालय का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाना चाहिए। अगर पुस्तकालयों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाएगा तो व्यू ऑफ लिटरेचर का अध्ययन उतना ही ज़्यादा किया जाएगा और अधिक से अधिक डाटाओं का संग्रह किया जा सकता है। और एक चरों की परिभाषा, जितने भी रिसर्च डिजाइन में चर आते हैं उनकी अच्छे से जो है परिभाषा इसके अंदर की जानी चाहिए या उनके बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। ये विशेष रूप से आपको जो है ध्यान रखना है कि चरों की परिभाषा है वो अच्छे से की जानी चाहिए। शोध प्रारूप के उद्देश्य, रिसर्च डिजाइन के क्या उद्देश्य होते हैं? चलो हम उद्देश्यों को देखते हैं कि क्या-क्या उद्देश्य रिसर्च डिजाइन के हो सकते हैं। शोध का उद्देश्य रचना डिजाइन की विषय सामग्री होती है, ठीक है? तो बोले शोध का उद्देश्य और रचना अभिकल्प की डिजाइन सामग्री होती है, उस सामग्री को ही इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। दूसरा, शोध अध्ययन की स्पष्ट दिशा सुनिश्चित करने के लिए, शोध अध्ययन की हमेशा दिशा को स्पष्ट सुनिश्चित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। शोध के दौरान आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए जो है रिसर्च डिजाइन का प्रयोग किया जाता है। शोध के विविधताओं पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए भी जो है रिसर्च डिजाइन का प्रयोग किया जाता है। मापों की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए भी जो है रिसर्च डिजाइन का प्रयोग किया जाता है और एक किसी भी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन करने के लिए भी रिसर्च डिजाइन का प्रयोग किया जाता है। कई बार क्या होता है कि जब तक रिसर्च डिजाइन या विकल्प नहीं बनेगा तो उसे वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं होगी, इसलिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए जो है रिसर्च डिजाइन या नियम या नियमों का निर्माण कर लिया जाता है, जिससे आसानी से शोधार्थी है वो वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकता है।
टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन, हम कुछ रिसर्च के डिजाइनों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले है आपके अन्वेषणात्मक शोध प्रारूप। अन्वेषणात्मक जैसा कि इसके नाम से ही है, ठीक है ना। इसके उद्देश्यों, अन्वेषणात्मक जो शोध होता है, शोधकर्ता का उद्देश्य किसी विशेष सामाजिक घटना के उत्तरदायी कारणों की खोज करना अन्वेषणक शोध का उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य होता है भाई? कि अन्वेषण शोध है वो शोधकर्ता का उद्देश्य होता है कि कोई जो विशेष सामाजिक घटना है ना, कि जब शोधकर्ता का उद्देश्य किसी विशेष सामाजिक घटना के उत्तरदायी कारणों की खोज करना होता है, तब अन्वेषणात्मक शोध का प्रयोग किया जाता है। तब अन्वेषणात्मक शोध का प्रयोग किया जाता है कब? जब किसी विशेष सामाजिक घटना के उत्तरदायी कारणों को खोजना है, तब अन्वेषणात्मक शोध का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब किसी घटना के उत्तरदायी कारण उनकी प्रकट करने के लिए किस क्रमबद्ध योजना का प्रयोग किया जाता है, इसको ये चीज बताती है। ठीक है ना। इसलिए ये जो एक निर्देशक के रूप में कार्य करता है, ठीक है, ये एक निर्देशक के रूप में कार्य करता है। किसके? रिसर्च डिजाइन के। ये एक निर्देशक, डायरेक्टर के रूप में कार्य करता है आपका अन्वेषणात्मक जो शोध प्रारूप है। ठीक है। सैलीज, जहूद, ड्यूस एवं अन्य ने लिखा है कि अन्वेषणात्मक अध्ययन ऐसे अनुभव की प्राप्ति के लिए अनिवार्य है जो अधिक निश्चित शोध अध्ययन के लिए परिकल्पनाओं के निर्माण में सहायक होते हैं। इस प्रारूप का अच्छी तरह से उपयोग करने के लिए निम्न तत्वों का होना आवश्यक है। तो जैसे इसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? कि इसके लिए एक तो साहित्य का पुनः निरीक्षण की जरूरत पड़ेगी। साहित्य का पुनः निरीक्षण, पुनः निरीक्षण बोले तो पुनः निरीक्षण, व्यू ऑफ लिटरेचर। साहित्य का पुनः निरीक्षण यदि नहीं करेंगे, व्यू ऑफ लिटरेचर नहीं करेंगे, तो अन्वेषणात्मक शोध है वो कभी सफल नहीं हो सकता। अर्थात हमें ये बताना होता है कि जिस विषय में शोध कार्य किया जा रहा है उससे पहले किन किन लोगों ने इसके बारे में लिखा है, इसकी जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा एक बताया गया है अनुभव सर्वेक्षण। किसके लिए? अन्वेषणात्मक शोध के लिए, कि अनुभव सर्वेक्षण होना जरूरी है। व्यक्ति अपने अनुभव से जो देखेगा उसको ग्रहण करेगा और उसकी जांच करेगा। इसके अलावा सूचनादाताओं का चयन करेगा कि हमें सूचना किनसे लेनी है और कहां से हमें प्राप्त करनी है अन्वेषणात्मक में। ठीक है। फिर अंतर्दृष्टि प्रेरक घटनाओं का विश्लेषण। व्यक्ति खुद प्रत्यक्ष में जाएगा और घटनाओं को अपने जो है ज्ञानेंद्रियों से देखेगा और देख के फिर अनुमानों का निर्धारण करेगा। ठीक है। और अन्वेषणात्मक शोध प्रारूप है, ठीक है ना, उसका मुख्य जो उद्देश्य होता है वो किसी विषय की जानकारी होना है। जैसे कि मैंने बताया कि सामाजिक घटनाएं हैं, उनके लिए कौन से कारण उत्तरदायी हैं, इसकी यदि हमें जांच करनी है तो हम अन्वेषणात्मक शोध करेंगे। उसके बाद दूसरा जो है आपका, वो है आपका वर्णनात्मक शोध। वर्णनात्मक शोध जो प्रारूप है, ये वह प्रारूप है जिसका उद्देश्य शोध अध्ययन विषय के बारे में यथार्थ तथ्य संकलन करना होता है। ध्यान रखिएगा, यथार्थ तथ्य पहले ये संकलन करेगा और यथार्थ तथ्यों का संकलन करके उनका विश्लेषण करेगा, तो वो आपका वर्णनात्मक शोध प्रारूप बन जाएगा। फिर आता है निदानात्मक शोध। निदानात्मक शोध क्या होता है? कि किसी समस्या के चरों का अध्ययन करता है। किसी समस्या के चरों का अध्ययन करने के बाद उनका समाधान करता है, वो निदानात्मक होता है। किसी समस्या के विशेष हल के लिए उपाय ढूंढना इसके अंतर्गत आता है। यानी किसी समस्या के विशेष उपायों को तो ढूंढेगा ही ढूंढेगा, उसके अलावा उसका क्या करेगा? निदान भी करेगा। ये ध्यान रखिएगा, ये निदान भी करता है, उपचार भी करता है। घटनाओं के कारणों को ढूंढेगा और फिर समस्या से उपचार करेगा, तो वो आपका शोध कैसा बन जाएगा? वो आपका निदानात्मक शोध बन जाएगा। फिर आता है प्रयोगात्मक शोध। प्रयोगात्मक शोध, जैसा कि इसके नाम में ही वैज्ञानिकता छुपी हुई है, कि नियंत्रित दशा में अवलोकन के द्वारा, अवलोकन जो व्यक्ति करता है, अवलोकन नियंत्रित दशा में अवलोकन के द्वारा शोध संबंधों के सुव्यवस्थित अध्ययन की ओर निर्देश करने वाली अवधारणा प्रयोगात्मक शोध कहलाती है। ये हमेशा जो है सत्यता पर आधारित होती है। व्यक्ति अपने ज्ञानेंद्रियों से ग्रहण करता है और ज्ञानेंद्रियों से देखता है, तभी ये सफल हो पाती है, तभी ये वैज्ञानिक बन पा जाती है, क्योंकि ये तथ्यों पर आधारित होती है। ये तथ्यों पर आधारित होती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। थैंक यू।